हेलो स्टूडेंट्स। देखें, आज के प्रश्नोत्तरी का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? गृह विज्ञान की अवधारणा। गृह विज्ञान की अवधारणा अर्थात इसके अंदर गृह विज्ञान की परिभाषा, उसका एक इतिहास, अर्थ, उसका प्रतिरूप और अन्य विषय के साथ जो है गृह विज्ञान विषय का क्या योगदान है या उनके साथ क्या अंतर संबंध है, इनको जो है इस टॉपिक के अंदर देखा जाता है। तो अवधारणा के अंदर, अवधारणा के अंतर्गत एक कोई टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स जो है गृह विज्ञान से संबंधित हैं, जिसमें अर्थ, परिभाषाएं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, गृह विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध, अंतर संबंध किस तरीके से है और इसका विषय क्षेत्र क्या है, इन सब चीज़ों को हम गृह विज्ञान की अवधारणा के अंतर्गत देखते हैं। आज के जो प्रश्न हैं वो बहुत ही खास हैं। खास क्यों हो? वैसे तो नॉर्मली सारे प्रश्नों को खास बोला जाता है, लेकिन आज के जो प्रश्न हैं वो खास इसलिए हैं क्योंकि सारे ही प्रश्न, जितने ही प्रश्न आप अभी देखेंगे प्रश्नोत्तरी में, ये सारे प्रश्न बहुत आपको इजी लगेंगे, बहुत सरल लगेंगे और आपको लगेगा कि ऐसे भी कोई प्रश्न बन सकते हैं क्या। लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में बनते हैं और आते हैं और हमें लगता है कि ये कोई प्रश्न था क्या, और हम गलत करके आ जाते हैं। तो हमेशा जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चूंकि आप इस समय क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी में हम हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करके अपने क्या कर रहे हैं, दिन बाय दिन जो है हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। विषय में हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें हर तरह के प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज के जो प्रश्न हैं, चूंकि जो टॉपिक है गृह विज्ञान की अवधारणा, यदि आप उत्तर प्रदेश की जो किताबें हैं, गृह विज्ञान की जो किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, उनमें यदि इस टॉपिक को आप देखेंगे तो 9th स्टैंडर्ड यानी कि 9वीं कक्षा की पुस्तक में ये टॉपिक आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 9th क्लास की जो बुक है, 9th क्लास की बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा। और 9th क्लास की बुक में जो मैटर दिए हुए हैं, उन मैटर्स में से ही आज की ये सारे प्रश्न मैंने बनाए हैं। तो 9th क्लास की ये जो बुक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये 9th क्लास की जो है गृह विज्ञान की बुक है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है आपके लिए प्रेषित की गई है। जो बच्चे पढ़ते हैं 9th क्लास में, जो पढ़ते हैं उनके लिए प्रेषित की गई है और वो उनका अध्ययन करते हैं। और आपका दायरा भी कहीं ना कहीं टीजीटी के एग्जाम का दायरा भी यदि देखा जाए तो इन पुस्तकों के इर्द गिर्द ही है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये पुस्तकें तो आपकी पूरी तरीके से तैयार हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो है ज़्यादातर जो है इन्हीं कंटेंट में से जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज की जो प्रश्नोत्तरी है गृह विज्ञान की अवधारणा टॉपिक से है, और ये टॉपिक्स हम लोगों ने कहाँ से अभी उठाए हैं? आज के ये जो प्रश्न है, मैंने कोई पुस्तक, कोई एडवांस या यूजी या पीजी की किसी पुस्तक से ये कंटेंट जो है नहीं लिया है। आज के जो प्रश्नोत्तरी है वो केवल और केवल जो 9th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है वहां से मैंने बनाया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पहले प्रश्न पे आते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, देखें आप, गृह यानी कि घर, गृह अर्थात घर समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की क्या है? घर जो है वो समाज की प्राथमिक इकाई है, जैसा कि हम लोग कहते हैं, सर्वविदित है। यदि हम विषय को ना पढ़ें, यदि विषय से बाहर भी आकर के बात करें, तो घर को जो है समाज की प्राथमिक इकाई के रूप में देखा जाता है। और अगर प्राथमिक इकाई है, यदि घर जो है समाज की प्राथमिक इकाई है, तो उसके कारण वो समाज की क्या हुई? तो समाज की क्या होने में यहाँ पे 4 ऑप्शन आया है। समाज का दर्पण हो रहा है, समाज की आधारशिला हो रही है, समाज का निर्माण हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं हो रहा है। यदि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यदि टिक किया जाना है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे? आप स्वयं से इनका विचार करें, आप एक बार स्वयं इसका मनन करें, चिंतन करें, और आप स्वयं जो है मन में या फिर अपनी कॉपी लेकर के आप बैठा करें, प्रश्नों को आप नोट डाउन किया करें एंड आंसर्स को साइमल्टेनियसली जो है वो टिक किया करें। जब भी आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन के बाद आप ऑप्शन आंसर्स जो है वो तुरंत टिक किया करें, आप स्वयं से टिक किया करें। उसके बाद जैसे ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ, करेक्ट आंसर बताती हूँ, उसके अनुसार आप क्वेश्चंस को मैच कर लिया करें कि आपके कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न गलत हुए हैं। तो इससे आपको अपने स्वयं के प्रश्नों को जो है वो चेक करने, अपनी तैयारी को जांचने का बहुत ही सुनहरा अवसर मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है लाइव आकर के भी इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा सकता है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपको फेयरली बता दूं, फ्रैंकली बता दूं,
लाइव स्ट्रीमिंग में आपका समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, मेरा समय भी बहुत ज़्यादा जाएगा। मेरे पास भी इतना ज़्यादा समय नहीं होता है और परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से डेट आपकी आ गई है, तो आपको भी ये लाइव स्ट्रीमिंग से जो है वो बचना चाहिए। क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को 4 बार रिपीट कर रहे हैं, 5 बार रिपीट कर रहे हैं, 6 बार रिपीट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो इतना टाइम आपके पास है क्या कि आप स्ट्रीमिंग के लिए एक-एक ऑप्शंस का वेट करें? तो उससे बेटर है आप एक्सप्लेनेशन देखें और सीधा आंसर्स, आप अपने आंसर्स जो है वो दें और उसके बाद जो है सीधा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें और जो आंसर मैं बता रही हूँ, उनसे मैच करते चलें। तो चाहे कान इधर से पकड़ें, चाहे इधर से पकड़ें, कान आपको पकड़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे घुमा करके ना पकड़ें, आप सीधा ही कान पकड़ें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? समाज की प्राथमिक इकाई होने के कारण समाज की क्या है? घर जो है समाज की क्या है? तो समाज की आधारशिला होती है। क्या होती है? चूँकि प्राथमिक इकाई की हम लोग बात कर रहे हैं, समाज को हम घर को जो है समाज की हम प्राथमिक इकाई के रूप में देख रहे हैं और अगर प्राथमिक इकाई है, यदि घर समाज की प्राथमिक इकाई है तो कहीं न कहीं जो बेस है, जो मूल है, जो जड़ है, वो तो वहीं से है ना। कहाँ से है? घर से है। तो घर को जब हम प्राथमिक इकाई समाज की कह रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं समाज की आधारशिला के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि उसके मूल, उसके कोर, उसके जड़ के रूप में भी इसको देखा जाता है। तो आंसर क्या होगा? आधारशिला। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह का महत्व बढ़ता जा रहा है। जो घर का महत्व है, आज के समय में वर्तमान दौर में जो घर का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो घर का महत्व बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसके साथ बढ़ता जा रहा है? ज्ञान के साथ बढ़ता जा रहा है, दूसरा सभ्यता के विकास के साथ बढ़ता जा रहा है, तीसरा धन की उपलब्धता के साथ बढ़ता जा रहा है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो घर का महत्व बढ़ता जा रहा है, यानी कि आज वर्तमान समय में लोग घर को समझने लगे हैं, परिवार को समझने लगे हैं, अपने निवास स्थान को समझने लगे हैं। निवास स्थान के इर्द-गिर्द जितनी भी सुविधाएँ उनको चाहिए, वो समझने लगे हैं। उन सुविधाओं में भी जो व्यक्तिगत सुविधाएँ हैं, वो अलग हैं, पारिवारिक सुविधाएँ हैं, वो अलग हैं, सामुदायिक सुविधाएँ जो प्राप्त हो रही हैं, वो अलग हैं और सरकारी सुविधाएँ जो घर के इर्द-गिर्द मौजूद हैं, वो सुविधाएँ भी अलग हैं। तो व्यक्ति हर तरह की सुविधाओं को देखते हुए घर के महत्व को आज पूर्णतः समझने लगा है। देश प्रदेश यदि आप देखें तो हर जगह पे घर से रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सबके पास जो है उनका एक अपना, भले छोटा ही हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। तो ये जो घर की संकल्पनाएं हैं, ये डे बाय डे किस हिसाब से विकसित हो रही हैं, किन तथ्यों को लेकर के विकसित हो रही हैं। यहाँ पे ज्ञान के साथ की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास ज्ञान होगा? हमारे पास ज्ञान यदि होगा तो हमारे पास घर आ जाएगा, घर का महत्व जो है हमारे लिए बढ़ जाएगा। क्या जो लोग अज्ञानी हैं उनको घर में रहने का अधिकार नहीं है या उनके लिए महत्व इसका नहीं है? तो ऐसा नहीं है। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मानव चाहे कोई भी हो, आपको पता है आवास जो है उसकी तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। ये जो घर है, ये क्या है? व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, मुझसे सहमत होंगे आप? व्यक्ति की तीसरी मूलभूत आवश्यकता के रूप में क्या है? मकान होता है, घर होता है, गृह होता है, आवास होता है, जहाँ पे भोजन की प्राप्ति के पश्चात वस्त्रों का अरेंजमेंट वो करता है, वस्त्रों के अरेंजमेंट के पास जो है वो रहने की अपनी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करता है और रहने का प्रयास करता है, जिसमें वो अपने आप को मौसमों की मार से भी बचाता है, अनेक कीड़े मकोड़ों और जानवरों से भी अपनी सुरक्षा करता है। और तीसरी बात यह है कि परिवार एक घर पे, एक स्थान में जब निवास करता है, तो कई सदस्य जब एक साथ रहते हैं, तो जो एक हर्षोल्लास का माहौल होता है, सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटने का जो एक जीवन चक्र जो हमारा चलता रहता है, वो कहीं ना कहीं मानव जीवन को जो है वो परिवर्तित करता रहता है। तो यदि हम इन तथ्यों को देखें, इन तथ्यों को देखो, तो ज्ञान के साथ, यदि ज्ञान है तो आवश्यक नहीं है कि जिसके पास ज्ञान है घर का महत्व वही समझता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो व्यक्ति अज्ञानी है, घर का महत्व वो भी समझ सकता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। दूसरे ऑप्शन के में आते हैं, सभ्यता के विकास के साथ। तो जैसे जैसे सभ्यता हमारी विकसित होती गई, जैसे जैसे सभ्यताओं के दौर में हम आगे बढ़ते गए, आवश्यकताएं हमारी क्या होती गई? बढ़ती गई। आवश्यकताएं हमारी क्या होती गई? बढ़ती गई। और जब जब हमें आवश्यकता महसूस हुई, तो आवश्यकताओं के अनुरूप हमने क्या किया? अनेक आविष्कारों को जन्म दिया, यानी कि अनेक आविष्कार किए। जैसी जैसी आवश्यकताएं हमें महसूस हुई, हमने उस तरीके के आविष्कार किए और आविष्कारों से कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिक क्षमताओं,
आविष्कारों से कहीं न कहीं हमारी बौद्धिक क्षमताओं, हमारी तार्किक क्षमताओं और हमारी जो सृजनात्मक क्षमताएँ हैं, उनको जो है हमने क्या किया, प्रयोग में लिया और उनके प्रयोग के माध्यम से डे बाय डे हम क्या होते गए, अपनी सभ्यता को विकसित करते गए। तो जैसे-जैसे मानव की सभ्यता विकसित होती गई, यदि घर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें, आवास के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग बात करें, तो सभ्यताओं के विकास के साथ ही मानव ने जो है घर के महत्व को उसी तरीके से क्या किया, सीखना आरंभ कर दिया। जब बिल्कुल हमारे पास कुछ नहीं था, तो हम गुफाओं में रह कर के जीवन यापन करते थे। जब उसके बाद हमें थोड़ा-सा जो है ज्ञान आया और थोड़ा हमारी जो है वो बौद्ध क्षमताएँ विकसित हुई, तो हमने कंदराओं में रहना आरंभ किया। उसके बाद हमने कुछ पेड़-पौधों की पत्तियों को लेकर के, उनकी टहनियों को लेकर के, डालियों को लेकर के हमने कुछ ऐसा निर्मित किया, जिससे हम क्या करने लगे, अपने आप को मौसमों से बचाने लगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सभ्यताओं के विकास के साथ ही ईंटों का निर्माण हुआ। ईंटों के निर्माण के साथ ही जो है ईंटों के घर बनने लगे, देन पत्थरों के घर बनने लगे, पत्थरों के घरों के पश्चात जो है एक फ्लोर बनने लगा, देन उसके बाद फिर एक उसके ऊपर फ्लोर बनने लगे, फिर उसके ऊपर फ्लोर बनने लगे और आज के वर्तमान युग की बात कर रहे हैं, जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है और हम तीव्रता से जो है इस क्षेत्र में अपने आप को विकसित कर रहे हैं। तो अनेक मंजिला इमारतें जो है आसानी से हम बना पा रहे हैं। 100वीं मंजिल पे भी जो है इंसान क्या कर रहा है, आज आवास के रूप में जो है वहाँ पे निवास कर रहा है। तो आवास का महत्व जो है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, आवास से का महत्व जो है सभ्यता के विकास के साथ जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे सभ्यताएँ हमारी विकसित होती जा रही हैं या जैसे-जैसे विकसित होती गई हैं, आवास का महत्व उसके अकॉर्डिंग क्या होता गया है, बढ़ता गया है। तीसरा, धन की उपलब्धता के साथ, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के पास यदि धन है तो उसी के पास आवास है और धन नहीं है तो उसके पास आवास नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि धन नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, वो भी यदि उनके पास यदि कोई स्थान है, तो उस स्थान पर झोपड़ी ही बना करके रहते हैं, लेकिन आवास तो फिर भी उनके पास है। जो लोग टेंट लगा करके रहते हैं, जो कबीले में रहते हैं, आदिवासी लोग भी जो लोग रहते हैं, तो क्या उनके पास उस तरीके का एक घर उनको नहीं कहा जा सकता है? जो छोटे से छोटा एक निवास स्थान जो है, उसी को तो हम घर की संज्ञा दे रहे हैं अपने गृह प्रबंध में। तो ज़रूरी नहीं है कि धन की उपलब्धता के साथ हम घर की महत्ता को जो है बढ़ा रहे हैं, नहीं। घर की महत्ता जो है वो तब बढ़ रही है, जब हम अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने रहन के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने कुछ परिवार के लक्ष्यों को लेकर के चल रहे हैं, हम ऐसी एक जगह खोज रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं कहीं बाहर काम करने और उसके बाद थके हारे लौट रहे हैं, तो हमें एक कप चाय जो है आसानी से मिल जाए, कोई पूछे हमसे, कोई बात करे, तो वो जो स्थान है बेसिकली गृह विज्ञान के अंदर और गृह प्रबंध को जब हम पढ़ते हैं, तो घर को हम इसी स्थान को कहते हैं। घर हम हवेलियों से, घर का मतलब कतई मतलब हवेली, महल ये सब नहीं है। घर का मतलब हमेशा यही होगा, वह स्थान जहाँ एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को के साथ निवास करता है, उनके सुख-दुःख को बाँटता है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है, एक पारिवारिक लक्ष्य बनाता है जिसको सब मिल करके प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सभी मिल करके अपने परिवार का जीवन स्तर जो है वो समाज में ऊँचा करने की कोशिश करते हैं। वह जगह, वह स्थान क्या कहलाता है? घर कहलाता है। तो प्रश्न है, गृह का महत्व बढ़ता जा रहा है, कैसे बढ़ता जा रहा है? तो सभ्यता के विकास के साथ जो है इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है? बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, संभावित है। गृह विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बना है? बहुत आसान है, आप सभी को पता भी होगा। विज्ञान जो है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन-कौन से शब्द हैं ये? एक होता है गृह और दूसरा होता है विज्ञान। ठीक है? गृह और विज्ञान अर्थात वह स्थान जहां व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास करता है, वो क्या हो गया? घर हो गया। और विज्ञान की बात करते हैं तो उस घर और घर में रहने वाले लोगों के विषय में जब हम एक सुव्यवस्थित अध्ययन करते हैं, तो ये क्या हो गया? विज्ञान हो गया। और ये दोनों मिलकर के क्या बने? गृह विज्ञान बने। क्या बने? ये दोनों मिलकर के क्या बने? गृह विज्ञान बने। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह व्यवस्था से संबंधित पहलू हैं। जो गृह व्यवस्था है उससे संबंधित पहलू कौन सा है? देखें आप, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। स्वच्छता गृह व्यवस्था से संबंधित पहलू है। सदाचार, ये भी व्यवस्था से संबंधित पहलू है। सिलाई की बात करें तो ये नहीं है। गृह सज्जा की बात करें तो ये भी है। अब आपके सामने यदि देखें तो प्रश्न का उत्तर जो है यदि देखें तो
तीन ऑप्शन क्या हो रहे हैं हमारे प्रश्न के हिसाब से करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनमें से सभी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, इनमें से सभी वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, प्लस एक ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, जो कि इसका पार्ट नहीं है। तो अब हमें तीन में से सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे परफेक्ट जो आंसर है उनका चुनाव करना है। तो इनमें से तीन में से सबसे एप्रोप्रिएट या परफेक्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं। यदि स्वच्छता की हम लोग बात कर रहे हैं, केवल यहाँ पे स्वच्छता की बात की जा रही है, तो स्वच्छता तो हम कपड़ों की भी करते हैं, सफाई तो हमारे कपड़ों की भी आ गई, तो ये वस्त्र विज्ञान से रिलेटेड हो गया। स्वच्छता में यदि खाद्य सामग्रियों को यदि स्वच्छ करने की बात हो रही है, तो ये हमारे आहार और पोषण में आ गया। तो स्वच्छता केवल यहाँ पे लिखा हुआ है, गृह स्वच्छता नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या घर की सफाई ऐसा कोई टर्म नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ से हम एक ऑप्शन को यहाँ से और आउट कर सकते हैं। ये तो हमारा आउट था ही, ये ऑप्शन हमारा और आउट हो गया। अब सदाचार और गृह सज्जा जो है हमारे सामने बचा। तो सदाचार की जब हम लोग बात करते हैं, तो सदाचार जो है कहीं ना कहीं हम इसको लेकर के बाल विकास में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वृद्धि एवं विकास की बात होती है। तो वृद्धि एवं विकास में जो नैतिक विकास वाला पहलू है, ठीक है, नैतिक विकास वाला पहलू है, उस यूनिट से हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको प्रसार शिक्षा में भी लेके जा सकते हैं। प्रसार शिक्षा में लेकर के जाते हैं तो जो शिक्षक है हम उसके सदाचार की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम इन दोनों में कंपेयर करें, यानी कि इसमें कंपेयर करें और इसमें कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो है गृह सज्जा, देखिए घर की सजावट की बात की जा रही है, यहाँ पे गृह सज्जा अर्थात घर की सजावट की बात की जा रही है, जबकि सदाचार का हमें पता नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में सदाचार पूछा जा रहा है, स्वच्छता की हमें पता नहीं है कि किस परिप्रेक्ष्य में जो है ये स्वच्छता हो रही है। तो गृह व्यवस्था से संबंधित पहलू है, गृह व्यवस्था से संबंधित पहलू की बात यदि करते हैं तो गृह व्यवस्था से संबंधित पहलू गृह सज्जा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान के ज्ञान को, गृह विज्ञान के ज्ञान को यहाँ पे डैश 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 आ रहा है, प्रयुक्त करके घर परिवार से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याओं का समुचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। हम कैसे जो है इसको प्रयुक्त करते हैं, हम गृह विज्ञान को किस प्रकार से प्रयुक्त करें, किस प्रकार से हम उसको प्रयोग में लेवें, किस प्रकार से हम उसको सुनिश्चित कर पाएं कि परिवार से संबंधित जितने भी हमारे दैनिक समस्या हैं उनका हम समुचित समाधान कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन है कला के रूप में, विज्ञान के रूप में, व्यवहार के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। कला के रूप की बात करते हैं, यदि हम लोग आर्टिस्टिक फॉर्म में जो है जो हमारा गृह विज्ञान है इसके ज्ञान को लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम केवल और केवल अपनी सृजनात्मक एक्टिविटीज को कंटिन्यू करेंगे। यदि कलात्मक तथ्यों को देखने का प्रयास करें तो हमारी सृजनात्मक एक्टिविटीज जो है वो क्या होंगी, कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगी, और उस सृजनात्मकता में जो हमारे कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, जैसे हमने बजट बनाना है, या हमें बचत करना है, या फिर हमें आहार एवं पोषण के लिए यदि घर में कोई बीमार होता है, कोई चोटिल होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, यदि उनकी योजनाएं बनानी है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। यदि हम कलात्मक रूप में केवल चले जा रहे हैं तो हम तार्किक ये जो हमारे पार्ट्स हैं हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो केवल कला के रूप में यदि बात करते हैं तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। हम यहाँ पे विज्ञान के रूप की बात करते हैं, यानी कि हद से ज्यादा हम जो हमारी समस्याएं हैं, हर एक समस्या के बिल्कुल जड़ में जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बिल्कुल तोड़ तोड़ करके उसकी एनालिसिस करें। तो यदि इतना करने लगेंगे, यदि हर एक तथ्य को आप इतना विश्लेषित करने लगेंगे, यदि इतना एनालिसिस करने लगेंगे, तो घर के अंदर तो फिर आपकी लाइफ तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में जो है ये केवल खोजने बिनने में ही जो है वो बढ़ जाएगी। तो केवल विज्ञान की यदि बात करते हैं तो ये भी जो है हमारे ज्ञान को कहीं ना कहीं यदि प्रयुक्त करते हैं, हम लोग केवल वैज्ञानिक परिदृश्य को प्रयुक्त करते हैं, तो हमारे घर में रहने वाले लोग या घर के लोगों की जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं सुलझाने में दिक्कत होगी। ऑप्शन यहाँ पे व्यवहार वाली बात आ रही है, यानी कि बिहेवियरल अप्रोच के रूप में प्रैक्टिकली जो है यदि हम लोग गृह विज्ञान को जो है व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली प्रयोग में लेते हैं, तो उनको प्रयोग में लेने से जो परिवार से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याएं हैं, यानी कि यदि सुबह 8 बजे बच्चों को जाना है, नाश्ता बनाना है, व्यवहारिक रूप में यदि हम इसको देखें, यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि यदि 8 बजे जाना है तो हमें नाश्ता बनाना 7 बजे से शुरू कर देना होता है, तभी वो अपने समय से जो है वो विद्यालय जा सकते हैं नाश्ता करके। यदि लंच बनाना है
तो किस तरीके से बनाएं, यदि कोई आकस्मिक कोई कार्य हो जाता है तो उस कार्य को कैसे करें, घर की सफाई को हमें रोज जहां जहां करना है वहां पे कैसे करें, किस तरीके से सुनिश्चित करें। तो ये जो है व्यवहारिक तथ्य होते हैं। अब यदि हमने समय बांध दिया, यदि 8 बजे नाश्ते का समय बांध दिया, तो हर घर में 8 बजे लोग नाश्ता नहीं करते हैं। किसी घर में 8:30 बजे भी हो सकता है, किसी घर में सुबह 7 बजे भी हो सकता है, किसी घर में 9 बजे भी हो सकता है। तो ये तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम सोच पाएंगे जब हम अपने परिवार को व्यवहारिक दृष्टिकोण देंगे। तो गृह विज्ञान विषय केवल और केवल पुस्तकों का नहीं है, केवल और केवल तथ्यों का नहीं है, केवल और केवल कलात्मक नहीं है, ना ही केवल वैज्ञानिक परिदृश्य का है। गृह विज्ञान विषय व्यवहारिक विषय है, जिसे हमें प्रयोगों के माध्यम से और व्यवहारों के माध्यम से जो है सीखना होगा, और उन्हीं के अनुसार परिवार के विभिन्न सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको रियलाइज करना होगा, उनको एनालिसिस पे लेना होगा, और उसके अनुसार उनका एक व्यवहारिक सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। तो प्रश्न आपके सामने है, गृह विज्ञान के ज्ञान को यहाँ पे व्यवहार में प्रयुक्त करके घर से संबंधित विभिन्न दैनिक समस्याओं का समुचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सुंदर ढंग से सजे हुए घर में यहाँ पे डैश 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 है कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो सुंदर ढंग से सजे हुए घर होते हैं उनमें किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन है कला, शिल्प, रंग योजना और सभी। तो जो सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से, सुंदर ढंग से यानी कि देखने में जो हमें आकर्षित लगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज क्या हो, बैलेंस्ड हो। क्या हो? हर एक चीज बैलेंस्ड हो, उसकी बनावट अच्छी हो, आकृतियां अच्छी हो, उनमें जो लाइंस का प्रयोग हो वो अच्छा है, रंग अच्छा हो, उसमें जो कंसेप्ट प्रयोग में लिया गया है वो अच्छा है। सुंदर ढंग से तात्पर्य क्या है कि हर एक चीज अरेंज्ड वे में हो, हर एक चीज बैलेंस्ड वे में हो। तो सुंदर ढंग से सजे हुए घर में कला की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो उसमें आर्किटेक्ट प्रयोग में लिया गया है, जो शिल्प प्रयोग में लिया जा रहा है, उसकी महत्ता होती है। जो रंग हम लोग प्रयोग ले रहे हैं, रंग योजनाओं का भी अपना ही एक महत्व होता है। हर किसी रंग के साथ कोई भी रंग ऐसे रैंडमली हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। हमें ध्यान देना होगा कि जो रंग हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं, हम किन कमरों के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, या घर के कौन से एरिया में प्रयोग में ले रहे हैं। गर्म रंग, ठंडे रंग कौन से होते हैं, किन के साथ कौन से रंग का कॉम्बिनेशन अच्छा जाता है। यानी कि बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे तथ्यों को देखते हुए हम क्या करते हैं, अपने घर को सजाने का प्रयास करते हैं। और जब हम घर को सजाते हैं तो उनमें ये तीनों ही क्या होते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आंसर क्या होगा, सभी जो है वो करेक्ट होगा। अर्थात सुंदर ढंग से सजे हुए घर में कला, शिल्प तथा रंग योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पौष्टिक भोजन के साथ, पौष्टिक भोजन के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं वातावरणीय स्वच्छता का अध्ययन किया जाता है। जो पौष्टिक भोजन हम लोग कर रहे हैं, उस भोजन के साथ साथ, पौष्टिक यानी कि जो आपका न्यूट्रिशियस फूड है, उस फूड के साथ साथ जो व्यक्ति है उसके व्यक्तिगत एवं वातावरणीय यानी कि जो उसका पर्सनल है और जो एनवायरमेंटल है, जो पर्सनल और एनवायरमेंटल जो उसकी स्वच्छताएं हैं, उसका अध्ययन किस में किया जाता है। ठीक है, तो गृह प्रबंध की हम लोग बात करें तो गृह प्रबंध में व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तिगत और वातावरणीय स्वच्छता की बात हम लोग नहीं करते हैं, वहां पे हम घर की स्वच्छता की बात करते हैं। दूसरा, आहार एवं पोषण में, तो आहार एवं पोषण में जैसा कि हम लोग पौष्टिक भोजन की बात करते हैं, और पौष्टिक भोजन के साथ साथ जो भोजन के अंदर पौष्टिक वैल्यूज हैं हम उनकी बात करते हैं। देन उन वैल्यूज की हमारे शरीर में क्या उपयोगिताएं हैं, हम उनकी बात करते हैं। अलग अलग परिदृश्यों में क्रियाशीलताओं के हिसाब से जो भोजन के अंदर पौष्टिकता मौजूद है वो किस तरीके से ग्रहण किया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तीसरा जो है हम क्या कहते हैं, तीसरा जो है वो स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हेल्थ में हम पौष्टिक भोजन की तो बात करते ही हैं। पौष्टिक भोजन के साथ साथ हम अपनी और वातावरण की यानी कि हम स्वयं की, व्यक्ति स्वयं की भी स्वच्छता का ध्यान रखता है कि किस प्रकार से जो है वो स्वच्छता जो है वो रखे कि उसको किसी भी तरीके के रोग ना हो, वो रोगों से बचा रहे। और वातावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखता है कि वातावरण किस तरीके से वो स्वच्छ रखे कि वातावरणीय परिस्थितियों में जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो भी हमें
ना होने पाए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होगा, स्वास्थ्य में, ये करेक्ट होगा। और सभी जो है वो क्या होंगे, ये तो होंगे नहीं क्योंकि स्वास्थ्य करेक्ट होगा। तो प्रश्न है, पौष्टिक भोजन के साथ व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं वातावरणीय स्वच्छता का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? स्वास्थ्य में किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो है आपके विषय के अंदर जुड़ चुका है। और गृह विज्ञान के जो पांचों ब्रांचेस हैं, जहां तक जो है अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यदि आप पुस्तक उठा करके देखेंगी तो 5 की बजाय जो है उन्होंने 7 ब्रांचेस को जो है बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड किया है। और उन 7 में एक नया जो ब्रांच जो है ये स्वास्थ्य को उन्होंने ऐड किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तम परिवारों से, जो उत्तम परिवार होते हैं, जो हर तरीके से जो है सबके बारे में सोचते हैं, खुशहाल होते हैं, शिक्षित होते हैं, रोजगार युक्त होते हैं और सबको, पूरे परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं, दूसरों को भी जो है वो कहीं ना कहीं साथ में लेकर के चलते हैं, हमेशा जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं और स्वयं जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, कहीं ना कहीं देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसे परिवार कौन से परिवार होते हैं? उत्तम परिवार होते हैं। तो ये उत्तम परिवार जो हैं, यदि एकत्रित होते हैं तो इन परिवारों से क्या बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, धर्म बनता है, दूसरा समाज बनता है, तीसरा राष्ट्र बनता है और चौथा कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा आप इसके कॉन्सेप्ट को समझें। यदि उत्तम परिवारों की हम लोग बात करते हैं तो कई परिवार मिल करके, यदि चेन्स में हम लोग जाएं, यदि हम चेन्स में जाएं, यदि हम इनके श्रृंखलाओं की बात करें, देखिए उत्तम परिवारों से हम लोग इकाइयों की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग अभी पहले सबसे फर्स्ट नंबर वाले प्रश्न में ही हम लोगों ने देखा था कि जो परिवार होता है, परिवारों से ही क्या बनता है? समाज बनता है। और जिस तरह के परिवार होते हैं, समाज उसी तरीके का बनता है। तो ये कहीं ना कहीं जो परिवार है, समाज है और फिर कई समाज मिल करके अनेक संस्कृतियों का निर्माण करते हैं और अनेक संस्कृतियां मिल करके कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को जो है वो जन्म देती हैं। तो अलग अलग तरीकों से ये श्रृंखलाएं होती हैं और श्रृंखलाओं के रूप में जो है हम कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अंततः जा करके हम राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र के पश्चात जो है हम ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोबल लेवल की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं। तो जो उत्तम परिवार है, उत्तम परिवारों से सदैव यदि हम लोग बात करें तो समाज बनता है, यानी कि सोसाइटी जो है वो निर्मित होती है। और अलग अलग सोसाइटीज मिल करके जब समाज निर्मित होता है तो इस समाज का पार्ट ये बनता है, समाज का पार्ट जो है ये बनता है, समाज का पार्ट जो है वो ये बनता है, समाज से जो है वो राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उत्तम परिवारों से क्या बनता है? समाज निर्मित होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वस्त्र विज्ञान से आशय है, जो टेक्सटाइल साइंस है उससे हम क्या समझते हैं? फर्स्ट है वस्त्रों की सिलाई करना, सेकेंड ऑप्शन है वस्त्रों की बुनाई करना, थर्ड ऑप्शन है वस्त्रों को खरीदना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो नॉर्मली यदि देखा जाए तो नॉर्मली यदि किसी व्यक्ति से अगर आप पूछें कि वस्त्र विज्ञान से क्या समझते हो, तो लोगों का ये समझना होता है कि वस्त्रों की सिलाई करना, यानी कि जो सिलाई की कला होती है वही वस्त्र विज्ञान होता है। जबकि हम गृह विज्ञान वाले ऐसा नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वस्त्रों के जो रेशे हैं, वस्त्र बनाने के लिए जो रेशे हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जा रहे हैं, वहां से लेकर के जो एक परिधान हम धारण करते हैं वहां तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन ही वस्त्र विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे वस्त्रों की सिलाई करना वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत है, वस्त्रों की बुनाई करना ये भी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत है। और कैसे हम वस्त्रों को खरीदें, किस तरीके से खरीदें, क्या तंतु होने चाहिए, क्या रंग होने चाहिए, किस प्रकार से उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, मौसम के अनुरूप किस प्रकार के होने चाहिए, किस प्रकार से उनकी मजबूती होनी चाहिए, जटिलताएं कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है हम क्या करते हैं, खरीदारी के समय ध्यान रखते हैं। तो अगर ये तीनों जो है हम लोग वस्त्र विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वस्त्र विज्ञान से आशय है, किससे आशय है? सिलाई से भी है, बुनाई से भी है और उसको खरीदने से भी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राचीन काल के गृहस्थ धर्म की शिक्षा में शामिल था, जो प्राचीन काल था, जो पुराने समय में हम लोग देखें तो पुराने समय में जो गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, गृह विज्ञान तो
कहा नहीं जाता था, क्योंकि गृहस्थ धर्म जो है वो सिखाया जाता था। लड़कियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दी जाती थी और लड़कों को जो है बाहर जा करके काम करके कमा करके लाने की शिक्षा दी जाती थी। तो उस समय की बात यहाँ पे की जा रही है कि प्राचीन काल में गृहस्थ धर्म की शिक्षा में शामिल था। जब हम प्राचीन काल में जब विषय के रूप में जो है इसको नहीं देखते थे, गृह विज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं या इनमें जो शामिल जो तत्व हैं, तथ्य हैं, इनको जब हम एक विषय के रूप में नहीं देखते थे, तो उस समय हम किन चीज़ों को जो है इस गृहस्थ धर्म की शिक्षा में शामिल करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पाक कला, सिलाई, संगीत और उपरोक्त सभी। तो जिस समय विषय को विषय के रूप में नहीं देखा जाता था, इसके नाम से हम लोग रूबरू नहीं थे, तो भी घरों में जो है लड़कियों को पाक कला का ज्ञान था, उनको सिखाया जाता था कि किस तरीके से खाना बनाना है। उनको सिलाई करना भी सिखाया जाता था कि किस तरीके से जो है अलग-अलग वस्त्रों को जो है वो बनाएँगी, किस तरीके से अलग-अलग परिधानों का निर्माण करेंगी। और यदि कोई वस्त्र, कोई परिधान कहीं से सिलाई उनकी खराब हो गई है, कहीं से कोई टाँके खराब हो गए हैं, एम्ब्रॉयडरी कहीं से डिस्टर्ब हो गई है या कुछ भी उसमें हो गया है, तो किस तरीके से उसको वो परिसज्जाओं के माध्यम से रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि उसको वापस से जो है ऐसा बना सकते हैं कि वो पहनने योग्य बन जाए। और तीसरा जो है संगीत की शिक्षा दी जाती थी, तो संगीत की शिक्षा भी जो है क्या होता था, गृहस्थ धर्म का ही एक पार्ट होता था। घरों में ही जो है वो संगीत सिखाया जाता था और लोग जो है वो सीखते थे। लड़कियां बेसिकली जो है वो क्या करती थी, सीखती थी। तो प्राचीन काल में गृहस्थ धर्म की शिक्षा में शामिल था, पाक कला भी शामिल था, सिलाई भी शामिल था और संगीत भी शामिल था। तो उपरोक्त सभी जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्य सरल बनाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? जो हम दैनिक कार्य अपने करते हैं, घरों में जो काम कर रहे हैं, अपने कामों को थोड़ा-सा जो है वो सरल, कंफर्टेबल बनाने के लिए जो है वो ईज़ी बनाने के लिए, कार्य को सरल बनाने के लिए हम कौन-सा यंत्र प्रयोग में ले रहे हैं? ऑप्शन है आपके पास टोस्टर, रेफ्रिजरेटर, प्रेशर कुकर और सभी। तो जो हम दैनिक दिनचर्या हमारी जो है, उसमें थोड़ा-सा समय के बचाव के लिए, थोड़ा-सा ऊर्जा के बचाव के लिए, और जब समय और ऊर्जा के बचाव की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने आप को एक सरलतम स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सहायक जो है टोस्टर होता है। जल्दी-जल्दी आप टोस्टर वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, टोस्टर में आपने ब्रेड डाला और एक निर्धारित समय में वो खुद टोस्ट होकर के क्या हो जाता है, ऑटोमैटिक बाहर आ जाता है। तो जैसे आप डालते हैं, टोस्टर में ब्रेड डालने के साथ ही आप वहाँ पे अन्य काम जो है वो कुछ 1 आध सेकंड के लिए या 20 सेकंड, 30 सेकंड जितनी देर के लिए भी, जब तक कि वो ऑटोमैटिकली जो है वो बन के रेडी होता है, तब तक हम कुछ और व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा समय जो इधर से सेव हो रहा है, उसको हम दूसरे काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो कई ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको निर्मित करने से पहले हमें रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है, या जिनको निर्मित करने के बाद उसको रेफ्रिजरेट करना आवश्यक होता है, या कई ऐसे खाद्य तत्व होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं जिनका संग्रहण ही रेफ्रिजरेटर के बिना नहीं किया जा सकता है। तो आज वर्तमान समय में कहीं न कहीं ये हमारे कार्यों को सरल बनाते जाते हैं। जो हम लोग फ्रोज़न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मटर हो, पनीर हो, या फिर जैसे हम मिल्क भी है, बहुत दिन तक यदि हमें रखना है, मिल्क को भी यदि हमें ऐसा लगता है कि 1 दिन के बाद दूसरे दिन रखना है, तो बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखा जा सकता है। देन दही है, आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, ये सब चीज़ें कहाँ हम लोग जो है किसके प्रयोग से जो है वो सुनिश्चित कर पाते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के प्रयोग से। तीसरा प्रेशर कुकर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और प्रेशर कुकर की सहायता से हम ना सिर्फ समय को बचाते हैं, ना सिर्फ ऊर्जा को बचाते हैं, बल्कि इनसे कहीं न कहीं जो बना हुआ जो हमारा भोज्य तत्व है, वो भी जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, सुपाच्य होता है और इसके साथ-साथ हेल्दी भी होता है। क्यों? क्योंकि बॉइल्ड फूड होता है। तो प्रश्न है, कार्य सरल बनाने के लिए कौन से यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं? तो कार्य सरल बनाने के लिए टोस्टर भी प्रयोग में लिया जाता है, रेफ्रिजरेटर भी प्रयोग में लिया जाता है और प्रेशर कुकर भी प्रयोग में लिया जाता है। ये सभी जो है, उपरोक्त सभी क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विभिन्न प्रकार की चोटों का उपचार करने के लिए गृहिणी को किसकी जानकारी होनी चाहिए?
अनेक तरह के आपको पता है परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों में अलग-अलग आयु वर्ग के सदस्य होते हैं, जो अलग-अलग क्रियाएँ करते हैं। शारीरिक क्रियाएँ उनकी क्या होती हैं, भिन्न-भिन्न होती हैं और इन शारीरिक क्रियाओं के उपरांत जो है कई जगहों पे कुछ ऐसा होता है कि क्रियाओं के दौरान ही शरीर का कोई भाग जो है वो चोटिल हो जाता है, चोट लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के चोटों का उपचार करने के लिए गृहिणी को जो जानकारी होती है, वो कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे किस रूप में जो है वो जानकारी को प्राप्त करती है? तो गृह सज्जा की यदि जानकारी हो तो शरीर के चोटों का वो इलाज करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि गृह सज्जा जो है वो घर की सजावट के लिए जो है हम लोग इसकी जानकारी को प्रयोग में लेते हैं। दूसरा रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा की, तो जी हाँ, रोगी परिचर्या यानी कोई यदि किसी रोग से पीड़ित है तो उसकी किस प्रकार से जो है वो देखभाल की जाए, किस प्रकार से उनके खान-पान रख-रखाव या उनको किस प्रकार से जो है उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, प्लस प्राथमिक चिकित्सा यानी कि किस तरीके से फर्स्ट एड कैसा होना चाहिए। यदि चोट लगी है तो तुरंत जो है किस तरीके से जो है उसको सेवाएँ, किस तरीके की सर्विसेज़ दी जाएँ, किस तरीके की चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान की जाए, जिससे जो चोट लगी हुई है वो तुरंत के तुरंत जो है वो थोड़ा-सा उस समय पे बैलेंस्ड वे में हो सके, थोड़ा-सा उससे क्या हो आराम उसको मिल जाए। तीसरा कपड़ों के रसायनों की, तो ये वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा जो है इसका क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न है विभिन्न प्रकार की चोटों का उपचार करने के लिए गृहिणी को किसकी जानकारी होनी चाहिए? तो गृहिणी को रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा अगले प्रश्न पे आते हैं। मनोविज्ञान का संबंध गृह विज्ञान से है। जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी का संबंध हम गृह विज्ञान में किन रूपों में देखते हैं? पहला है स्वस्थ शरीर की जानकारी के लिए, दूसरा व्यवहारों की जानकारी के लिए, तीसरा प्रशिक्षण देने के लिए और चौथा उपरोक्त सभी के लिए। अब जितने भी टर्म्स आपके पास आए हैं या जितने भी ऑप्शंस आपके पास आए हैं, इन ऑप्शंस को थोड़ा-सा हम लोग ध्यान में दें। यहाँ पे जो है वो साइकोलॉजी को जो है वो गृह विज्ञान के संबंध में या गृह विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखने का हम लोग प्रयास करें। यदि स्वस्थ शरीर की जानकारी की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे शरीर संरचना विज्ञान, शरीर संरचना विज्ञान, इस यूनिट का संबंध जो है हमारे गृह विज्ञान से होगा। यदि व्यवहारों की जानकारी के लिए हम बात करते हैं, तो जब हम किसी के व्यवहार की जानकारी की बात करते हैं, तो ये हमारे मनोविज्ञान का भाग होता है। और तीसरा जो है प्रशिक्षण देने के लिए, तो जब हम प्रशिक्षण देने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं प्रसार शिक्षा की बात जो है वो यहाँ पे की जाती है। ठीक है? प्रश्न है मनोविज्ञान का संबंध गृह विज्ञान से है, किस रूप में है? तो मनोविज्ञान का संबंध यहाँ पे आप देख रहे हैं गृह विज्ञान से व्यवहारों की जानकारी के लिए होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। परिधान के निर्माण में व्यक्ति प्रयोग में लेता है, जो परिधान हम निर्मित करते हैं यानी कि जो पहनने योग्य वस्त्र हम लोग तैयार करते हैं, उसको निर्मित करने के लिए, परिधान के निर्माण के लिए व्यक्ति किन चीज़ों को प्रयोग में लेता है? ऑप्शन है बुद्धि, योग्यता, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी। तो जब भी परिधान को निर्मित किया जाता है, तो परिधान को निर्मित करने में हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, साइड से कितना कटेगा, गला किस तरीके से कटेगा, स्लीव्स कैसे जुड़ेंगी, नीचे से कितना लेंथ होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है हम किस तरीके से एकत्रित करते हैं या किस रूप में जो है हम इनको सुनिश्चित कर पाते हैं, तो हम अपनी बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। दूसरा योग्यता की, यानी कि जितना जो पारंगत होगा, जितना जो कैपेबल होगा, जितना जो एक्सपीरियंस होगा, यदि हम लोग परिधान के निर्माण में देखें तो कहीं न कहीं उतना ही वो उस निर्माण के लिए जो है वो कहीं ऊर्जा और समय को जो है वो बचा करके अपने कार्यों को कर लेगा। तो योग्यताएँ भी यहाँ पे होती हैं। जो योग्य लोग होते हैं, जो उसमें पारंगत होते हैं, कहीं न कहीं उनका कम्फर्ट ज़ोन बहुत ही अच्छा होता है। वो तुरंत ही जो है बिना जैसे होता है ना, कई बार आपने देखा होगा आदती हो जाते हैं। लोगों को देख लेते हैं कि अच्छा इतना लंबाई और इतना चौड़ाई, केवल यही देखते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कट कर लेते हैं अंदाज़ से, सिलाई कर लेते हैं अंदाज़ से और बहुत ही परफेक्ट जो है वो परिधान जो है क्या होता है, रेडी होता है। तो कहीं न कहीं योग्यताओं की यहाँ पे आवश्यकता होती है। तीसरा कल्पना शक्ति की, जब हम परिधान का निर्माण कर रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं कल्पना शक्ति की भी आवश्यकता होती है। हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें किस तरीके की डिज़ाइन्स जो है कैसे बनानी है, या तो कहीं दिख रही है तो हम इसको कैसे बनाएँगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, या डिज़ाइन कहीं नहीं दिख रही है तो स्वयं से विचार करते हैं कि इसमें किस तरीके के हम डिज़ाइन्स का, नमूनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से परिधान के निर्माण में व्यक्ति प्रयोग में लेता है, किसका प्रयोग में लेता है, किसको प्रयोग में लेता है? बुद्धि को भी लेता है, योग्यता को भी लेता है, कल्पना शक्ति को भी लेता है। तो उपरोक्त सभी जो है क्या होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान है,
गृह विज्ञान है, बहुत ही ईजी प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। गृह विज्ञान क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। तो गृह विज्ञान की यदि हम लोग बात करें तो गृह विज्ञान एक कला है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक कार्य, जो हमारे हर एक पहलू हैं, हम उनको जो है वो क्या करते हैं, सृजनात्मक तरीके से उनको एक बोलते हैं व्यवस्थित तरीके से, हर तरीके से हम लोग जो है वो करने का प्रयास करते हैं। विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे क्रमबद्धताएं होती हैं, यहाँ पे प्रयोगात्मक तरीके होते हैं और व्यवहारिक रूप में जो है हम इनको करने का प्रयास करते हैं। तो गृह विज्ञान हमारा कला भी है और विज्ञान भी है। तो इस प्रकार से दोनों क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन आपकी पुस्तक में है तो हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ होता है, जब हम गृह विज्ञान विषय का अध्ययन करते हैं तो इससे किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है समय एवं शक्ति की बचत। हमारा जो समय है वो और शक्ति है, यानी कि जो टाइम है और एनर्जी है, इनको हम लोग कहीं ना कहीं सेव कर पाते हैं। दूसरा, संतुलित पारिवारिक बजट, तो जो बैलेंस जो फैमिली बजट है हम उसका निर्माण कर पाते हैं। तीसरा, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति, जो फैमिली गोल्स होते हैं जो हम खुद सेट करते हैं, हम उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न था गृह विज्ञान के अध्ययन से लाभ है, तो लाभ जो है समय एवं शक्ति की बचत भी होती है, संतुलित पारिवारिक बजट भी बनता है गृह विज्ञान के अध्ययन के पश्चात, और पारिवारिक लक्ष्यों की कहीं ना कहीं प्राप्ति की भी बात इस विषय में की जाती है। तो उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है, गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है, जो होम साइंस है उससे संबंधित कौन सा जो है वो विज्ञान है, या कौन सा विज्ञान उससे संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, पोषण विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो होम साइंस के अंदर हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग परिवार और परिवार के पूरे स्ट्रक्चर को जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम विवाह की बात करते हैं, देन उसके बाद परिवार बढ़ाने की बात करते हैं, हम शिशु विकास की बात करते हैं, हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, हम सामुदायिक पोषण की बात कर रहे हैं, हम विभिन्न अवस्थाओं में पोषण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम हर तरीके से जो एक सोशल स्टडीज है उसको जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा, पोषण विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो पोषण विज्ञान जो है हम लोग पूरे तरीके से यहाँ पे हमारा जो मेन जो यदि देखा जाए जो कोर पार्ट है, जो 5 पार्ट्स कोर पार्ट्स हैं हमारे, उन 5 पार्ट्स में से एक कोर पार्ट जो है हमारा पोषण विज्ञान भी है। तीसरा, शरीर क्रिया विज्ञान, तो जी हाँ, हम फिजियोलॉजी को भी अच्छे तरीके से अपने इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो गृह विज्ञान से संबंधित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान भी है, पोषण विज्ञान भी है, शरीर क्रिया विज्ञान भी है। तो उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है कौन सा? गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र होता है भोजन तथा पोषण विज्ञान, घर की अर्थव्यवस्था, सिलाई विज्ञान या गृह व्यवस्था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझें। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है, यानी कि मेन एरिया की बात हो रही है। ठीक है, मेन एरिया जो है वो कौन सा है? यहाँ पे भोजन तथा पोषण विज्ञान, घर की अर्थव्यवस्था, सिलाई मशीन और गृह व्यवस्था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यदि 3 दे करके सभी आते तो सभी हो जाते, लेकिन अब हमको देखना है कि ये और ये, इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो हमारे गृह विज्ञान विषय के मुख्य क्षेत्र के रूप में है। तो यदि मुख्य क्षेत्र को देखने का प्रयास करें तो चाहे हम भोजन के और तथा पोषण की बात करें तो हम ये घर और परिवार के संदर्भ में कर रहे हैं, घर की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ये भी हम घर एवं परिवार की बात कर रहे हैं, सिलाई विज्ञान की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये भी हम लोग परिवार के सदस्यों की बात कर रहे हैं। तो ये सारे ही समाहित होकर के हमारे किस में आएंगे, गृह व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। यानी कि घर की व्यवस्थाएं यदि हम दुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं तो घर की व्यवस्थाओं में हमारे परिवार के सदस्यों के लिए वस्त्रों की सिलाई भी आ गई, घर की हमारी अर्थव्यवस्था भी आ गई, और उनसे संबंधित भोजन तथा पोषण विज्ञान की भी हम लोग बातें यहाँ पे करते हैं। तो गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र है, यानी कि जो मेन एरिया होता है वो क्या होता है, गृह व्यवस्था होता है, होम मैनेजमेंट होता है। याद रखेंगे, गृह विज्ञान का मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है? तो मुख्य क्षेत्र जो है वो गृह व्यवस्था होता है, और इस गृह व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे तथ्य क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान का मुख्य तत्व है, तत्व यानी कि एलिमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। गृह विज्ञान के मुख्य तत्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ होम साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। मुख्य तत्व कौन सा है?
ठीक है। तो भोजन तथा पाक विज्ञान, गृह व्यवस्था, शिशु पालन, शरीर विज्ञान का ज्ञान। तो यदि तत्वों की बात करते हैं, गृह विज्ञान के मुख्य तत्व यानी कि एलिमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, तो भोजन तथा पाक विज्ञान का ज्ञान जो है ये इसका मुख्य तत्व या मुख्य एलिमेंट होता है, क्योंकि इसकी जानकारी होगी, इसका ज्ञान होगा। यदि ये हमारा परफेक्ट होगा तो परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे, परिवार के सदस्यों की वृद्धि और विकास की बातें सुनिश्चित होती हैं, और उनसे कहीं ना कहीं आगे चल के बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी सुनिश्चित होती जाती हैं और सकारात्मक तरीके से हम इनको देखते हैं। तो गृह विज्ञान का मुख्य तत्व कौन सा है, याद रखेंगे। जब हमने क्षेत्र की बात की है तो गृह विज्ञान का जो मेन जो क्षेत्र होता है, मुख्य क्षेत्र होता है, एरिया कौन सा है, तो एरिया गृह प्रबंधन है। मुख्य तत्व की जब हम बात करते हैं, जब एलिमेंट की बात करते हैं, तो एलिमेंट हमारा क्या है, भोजन तथा पाक विज्ञान का ज्ञान होता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल है, गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल है यानी कि जो एरिया ऑफ होम साइंस है उसके अंदर क्या शामिल है, सौंदर्य या कला का ज्ञान, रसायन तथा भौतिक का ज्ञान, शिल्प कला का ज्ञान, गृह विकास, गृह व्यवस्था तथा शिशु पालन आदि। तो यहाँ पे जब चारों ऑप्शंस में हम जाते हैं, गृह विज्ञान के क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, तो एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए जो मेन एरिया है, जब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था वहां पे मेन एरिया पूछा जा रहा था यानी कि मुख्य क्षेत्र पूछा गया था, तो मुख्य क्षेत्र में हमने गृह व्यवस्था को जो है वो टिक किया था या गृह व्यवस्था समझा था। अब यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में शामिल है यानी कि उसका एरिया कौन कौन सा हो सकता है, तो उस एरिया में हम गृह विकास की भी बात करते हैं, गृह व्यवस्था की बात करते हैं, शिशु पालन, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, जिसके अंदर सिलाई भी आ जाएगा, मानव विकास भी आ जाएगा, बाल विकास भी आ जाएगा, प्रसार शिक्षा भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा। गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल है तो गृह विकास भी शामिल है, गृह व्यवस्था भी शामिल है और शिशु पालन भी शामिल है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसमें हम मुख्य रूप से किसका अध्ययन करते हैं, भोजन तथा पकाने की कला का, दूसरा धुलाई के ज्ञान का, तीसरा गृह व्यवस्था के ज्ञान का, और चौथा बच्चों के पालन के ज्ञान का। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको इसको पढ़ने में हो सकता है। गृह विज्ञान में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, गृह विज्ञान में मुख्य रूप से हम क्या अध्ययन में लेते हैं, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात किया था कि जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्र ही गृह प्रबंधन होता है या गृह व्यवस्था होता है। तो यहाँ पे गृह विज्ञान में मुख्य रूप से जब अध्ययन की बात आ रही है तो मुख्य रूप से अध्ययन भी जो है हम क्या करेंगे, गृह व्यवस्था का ज्ञान की ही बात करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से अध्ययन की जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, गृह व्यवस्था की ज्ञान की बात करेंगे। जब गृह व्यवस्था के ज्ञान की हम लोग बातें करते हैं तो इन्हीं से जो है हमारा बच्चों के पालन पोषण भी कोरिलेट हो जाता है। जब इस व्यवस्था का ज्ञान होगा तो हम धुलाई भी अच्छे से करेंगे और भोजन तथा पकाने की कला का भी ज्ञान जो है हम इससे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जो मुख्य होता है यानी कि मेन जो फीचर हमारे यहाँ पे है अध्ययन का इस सब्जेक्ट का, वो क्या है, गृह व्यवस्था का ज्ञान होना। अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे बिना ऑप्शन बताए ही कर लेंगे। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं में भोजन शामिल है, वस्त्र शामिल हैं और मकान भी शामिल है। तो यदि ये तीनों शामिल हैं तो उपरोक्त तीनों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और मकान होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को डैश 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 बनाना है। क्या बनाना है, ऑप्शन से यहाँ पे सुव्यवस्थित बनाना है, आनंदमय बनाना है, उन्नतिशील बनाना है और उपरोक्त सभी। तो जो गृह विज्ञान विषय है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर व्यक्ति क्या हो, सुव्यवस्थित हो, क्या हो, सुव्यवस्थित हो, हर तरीके से जो है वो क्या परफेक्ट नजर आए, पहनावे में परफेक्ट नजर आए, उसका जो शरीर का वृद्धि विकास है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही हो, मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे, अनेक सृजनात्मक जो है वो कलाओं को वो सीखे, विधाओं को वो सीखे, अपने आप को प्रूफ कर पाए, घर में जो आय है, आय के स्रोत जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, परिवार के हर सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, जो जायज आवश्यकताएं हैं वो सभी जो है वो तुरंत के तुरंत पूरी की जाए। तो हर
तरीके से देखा जाए तो मनुष्य को जो है वो सुव्यवस्थित रखना हम यहाँ से जो है वो सीखते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, लोगों के जीवन को आनंदमय बनाना, यानी कि वो सुखी रहें, वो हर तरीके से संतुष्ट रहें। आनंदमय से तात्पर्य क्या है कि जो भी उनकी लाइफस्टाइल है उससे वो संतुष्ट हो, वो सेटिस्फाई हो, वो खुश रहें। तो ये क्या हो, आनंदमय बनाना हमारे सब्जेक्ट का भी परम उद्देश्य है। नेक्स्ट, उन्नतिशील बनाना, परिवार का सदस्य जो है स्वयं का विकास करे, स्वयं के विकास के साथ परिवार के साथ परिवार को विकसित करे, और परिवार के विकसित होने के साथ साथ परिवार का जो है वो क्या हो, स्तर जो है वो समाज में उच्च उठे, और इस प्रकार से वो समाज में जो है एक उन्नतशील व्यक्ति के रूप में जाने जाएं। हर कोई जो है उनको समझे, उनको जाने, और उनका नाम हो, उनको उनको ख्याति प्राप्त हो, हर व्यक्ति जो है ये चाहता है। तो गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य घर के लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित करना भी है, आनंदमय करना भी है, और उन्नतिशील करना भी है। तो उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न में आते हैं, जो कि इस प्रश्नोत्तरी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को, यानी कि जो लोग गृह विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, यानी कि जो व्यक्ति गृह विज्ञान विषय को पढ़ रहा है, आगे चल के जो उसका फैमिली लाइफ जो स्टार्ट होने वाला है, उसके जीवन चक्र में जो उसका पारिवारिक चक्र से तात्पर्य क्या होता है कि जब वो उसका अपना परिवार बनता है, यानी कि वो किसी के साथ शादी करता है, यदि लड़का है तो लड़की के साथ और लड़की है तो लड़के के साथ, जब दो लोग आपस में जो है एक बंधन में बनते हैं, विवाह बंधन में बनते हैं, तो वहां से जो है एक पारिवारिक जीवन चक्र क्या होता है, आरंभ होता है। तो जो अध्ययन करता है वो आगे चल के जब अपने पारिवारिक जीवन चक्र में आता है, तो वहां पे जीवन चक्र को व्यतीत करने के लिए सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने, अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं दिनों दिन जो है उनके सामने आती जाती हैं, और उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए और जीवन यापन की दशाओं का ज्ञान कराने के लिए हमारा गृह विज्ञान क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है या उनको हेल्प करता है। तो एक परिभाषा के रूप में है, गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, परिभाषाओं के क्वेश्चंस को तैयार करना या उनके आंसर्स को देना एक ही इलाज है इसका, कि आपको इसको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो ये बिल्कुल आपको परिभाषा याद हो जानी चाहिए। गृह विज्ञान जो विषय है, जो भी लोग उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, अर्थात अध्ययनकर्ता का जो पारिवारिक जीवन है, उसको आगे चल के जो भी चुनौतियां उनके पारिवारिक जीवन में आती हैं, चाहे वो सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, और एक सफल जीवन यापन करने के लिए उनको प्रेरित करने के लिए हेल्प करता है। तो गृह विज्ञान की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा लेडी इरविन कॉलेज जो कि दिल्ली में है, उनके द्वारा दी गई है। लेडी इरविन कॉलेज के द्वारा गृह विज्ञान विषय की ये परिभाषा दी गई है। इस प्रकार से आज के प्रश्नोत्तरी में हमने कुल 25 प्रश्नों को जो है सॉल्व करने का प्रयास किया। ये सारे प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था, प्रीवियस ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि ये जो है आपकी 9th क्लास की जो गृह विज्ञान की अवधारणाओं के जो चैप्टर्स हैं, जिसमें गृह विज्ञान की परिभाषा, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, उसका अर्थ, उसके विषय क्षेत्र और अन्य विषयों के साथ गृह विज्ञान का क्या संबंध है, इस टॉपिक से जो है हमने लिया था। चूंकि 9th क्लास के जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, हमने क्वेश्चन वहां से लिए हैं, कंटेंट वहां से लिए हैं, तो जो प्रश्नों का जो एक दायरा है या प्रश्नों की जो क्वालिटी है या प्रश्नों के जो अप्रोच है, वो काफी इजी है, काफी सरलतम है, और मैंने जो है आपको यहाँ पे सॉल्व भी करा दिया। इनमें से भी कई सारे प्रश्न जो है किसी तरीके से कंटेंट आपके यही होंगे, लेकिन हो सकता है प्रश्न घुमा करके, या प्रश्न हो सकता है सीधे तरीके से भी इस तरीके की आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी भी जो है आपको करना चाहिए। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, और इस तरीके के कुछ इजी गोइंग क्वेश्चंस भी सॉल्व किया करें, क्योंकि जो पेपर बन के आता है, पेपर जो है वो मिश्रण होता है सभी तरह के प्रश्नों का। पेपर क्या होता है? पेपर जो है सभी तरह के प्रश्नों का मिश्रण होता है। तो हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है हमारी आदत डेवलप होनी चाहिए, हमारे अंदर जो है ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर सॉल्व कीजिए। आगे की प्रश्नोत्तरी को फिर लेकर के हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा की तरह जबरदस्त रहें। थैंक यू।